ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये कौन सी घटना है, ये क्यों है। ठीक है, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि हाँ, पिछले कुछ पुराने इतिहास में हमने इस चैप्टर के लिए क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो इतिहास में हमने ये पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डिफाइन किया था इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से इंटरनल फोर्स जनरेट होगा। इंटरनल फोर्स जनरेट होने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले बात आती है कि वो जनरेट क्यों हो रहा था, इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, वो कर पाएगा ओरिजिनल शेप को रीगेन या नहीं कर पाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ठीक है, चलिए, और जो प्रॉपर्टी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने की जो घटना है या प्रॉपर्टी है, उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर हमने कहा था भाई दुनिया में तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं और तीन ही तरह के स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन तरह के स्ट्रेस थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तीन तरह के स्ट्रेन है दुनिया में, कौन कौन से, सिंपल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन एंड देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो था, दैट इज डिफाइंड एज ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज डिफाइंड एज ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हमने कहा था ये कोई कांस्टेंट है। इस तरह के हमने तीन कांस्टेंट डिफाइन किए थे। फिर से पहला था यंग्स मॉडुलस, जवान लोगों का जब होता है यंग्स मॉडुलस, है ना। चलिए, यंग्स मॉडुलस मतलब वायर के लिए जो होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि नीटा, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए जो था क्या था, बल्क मॉडुलस बी, और इसका रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर हमने कुछ चर्चा की थी और आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेन बॉडी। डिटेल में जाने से पहले मैं केवल ये बताऊंगा कि हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ से मतलब क्या है, क्या हम बात करना चाहते हैं, वो चीज बताऊंगा। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों होता है सर, आपने कहा कि किसी बॉडी पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, so according to Newton's third law, there will be an internal force which will try to regain its original shape and size. तो उसका कहना यह था कि जब सर इंटरनल फोर्स जनरेट हो गया है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी पर्टिकुलर बॉडी में, तो उसमें डिफॉर्मेशन आ क्यों रहा है। ठीक, तो इसका जवाब बहुत ही आसान है कि इंटरनल फोर्स पहले जनरेट नहीं होता है, वो जनरेट होता है कब, जब डिफॉर्मेशन आ जाता है उसके बाद। ठीक है, डिफॉर्मेशन आ जाने के बाद। तो आपका सवाल ये हो जाना चाहिए, सर जब डिफॉर्मेशन के बाद आया है तो डिफॉर्मेशन हट जाना चाहिए ना, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है यहाँ पर कि वो जो फोर्स आया इंटरनल फोर्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन बॉडी स्ट्रेस होगा क्योंकि आपने एक्सटर्नली कुछ फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, वो उसको रेजिस्ट करना चाहता है, उसकी वजह से अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, कुछ मोलिकुलर जो उसके मोलिक्यूल्स है उनमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो चेंज ना हो इसकी वजह से क्या आया है, वहां पर इंटरनल फोर्स आया है। ठीक है, अब जैसे आप हटाएंगे तो इंटरनल फोर्स क्या करेगा, हाँ वापस मैं लेके जाऊंगा, कि अब तुम हट गए, मैं वापस अपनी जगह लेके जाऊंगा। अब लेके जाना या नहीं लेके जाना बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, शुरू हो, तैयार हो, बिल्कुल। चलिए, तो पहले आसान भाषा में समझते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, क्या है कहानी इसकी। लेट सपोज वी आर हैविंग ए वायर ऑफ नेचुरल लेंथ एल, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, एल है। तो ये सिंपल लेंथ एल है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसमें क्या दिक्कत होगी, इसमें तो बहादुरी वाला काम है, लेंथ एल का है ना। चलिए, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कुछ बहादुरी दिखाई और बहादुरी दिखाते हुए कुछ फोर्स एफ लगाया, दोनों तरफ लगाया है, क्योंकि यहाँ तो फिक्स ही है, फिक्स एंड यहाँ लगाया मतलब। ठीक है, आई हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स एट फ्री एंड ऑफ द वायर। तो क्या होगा, इसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा, सही है, आएगा। ये तो एल था ही पहले, इतना मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए, तो दूसरे पेन से दिखाते हैं इसमें कि ये ऑलरेडी एल था स्टूडेंट्स, और ये डेल्टा एल मैंने बढ़ा दिया, लेंथ से स्मॉल एल से बढ़ा दिया, जो अपने लिए क्या है, डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ है। यहाँ तक ठीक, हाँ सर, बढ़िया।
अब देखो स्टूडेंट, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या हुआ था कि जब वायर अपनी नेचुरल लेंथ में था, किसमें था? नेचुरल लेंथ में था, दैट मीन्स वो स्टेबल कंडीशन में था क्या? हाँ सर, बिल्कुल स्टेबल था, है ना। वो जो था वो कौन सी कंडीशन में था? स्टेबल कंडीशन में था। स्टेबल दैट मीन्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम है दैट मीन्स वी विल टॉक अबाउट द फोर्स, वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी। मैं आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि कोई भी अगर जो सिस्टम है वो स्टेबल है दैट मीन्स व्हाट आई कैन राइट कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसका? कम से कम होगा। either its potential energy will be minimum or its potential energy you can take it as a zero, ठीक है। तो जब कोई वायर नेचुरल लेंथ में होता है यानी कि नेचुरल शेप में होता है, ठीक है ना, यू कैन यूज द वर्ड नेचुरल शेप आल्सो। तो नेचुरल शेप या लेंथ में हो तो स्टेबल है दैट मीन्स उसके पास आप कहेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। सही है, या तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। हाँ सर, सुनने में बढ़िया लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। क्या कोई अच्छा सा एग्जांपल देंगे? और हाँ अभी देते हैं, देखिए इसे मिटा दें, किसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। छोटा सा ग्राफ देखिए, एक जो मैंने पहले एक लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1, कि हियर इट इज पोटेंशियल एनर्जी, हियर डिस्टेंस आर। ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम कहाँ है? यहाँ पर तो ये हाईएस्ट है, फिर जीरो हो गई, फिर मिनिमम हो गई, तो मिनिमम कहाँ है स्टूडेंट्स? यहाँ है, इस पॉइंट पर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम मीन्स यहाँ पर जो वायर होगा, वायर का ये जो लेंथ होगा वो क्या है? स्टेबिलिटी में होगा, ठीक है। तो मैंने इस कंसेप्ट के बेसिस पर कहा यस कि कोई भी जो वायर है अगर नेचुरल शेप में है और नेचुरल लेंथ, यू कैन दोनों दोनों में से जो भी वर्ड यूज करना चाहे, शेप और लेंथ, ठीक है। तो नेचुरल शेप या लेंथ में है तो स्टेबल होगा, स्टेबल है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या फिर जीरो पोटेंशियल एनर्जी। वही मेरा पहला स्टेटमेंट है। when a body is in when a body is in its natural shape, its potential energy corresponding to molecular forces is minimum, ठीक है। and we may take the potential energy in this state to be zero। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि ये तो सर थी नेचुरल शेप की बात, ठीक है, कि नेचुरल शेप में आपने बढ़िया बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या तो मिनिमम होगी या फिर उसे जीरो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ सही है। तो ये थी नेचुरल की बातें, नेचुरल शेप की बात। और मुझे क्या करना पड़ा इसमें? कुछ नहीं करना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कह दिया मुंह उठा करके, है ना, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बढ़े आगे, चलिए। अब देखो स्टूडेंट, now what I have done, I have applied some external force F on this particular wire whose natural length is L, यानी कि उसी वायर पर मैंने फोर्स लगा दिया है कि नहीं। चलिए फोर्स लगा दिया, उससे क्या हुआ? फोर्स लगाया उससे सर ये होगा कि जैसे ये है, मैंने फोर्स लगाया, एक्सटेंड किया, ऊपर वाला फिक्स है, ओके। इसे मैंने खींचना चाहा तो क्या होगा? इसमें हम देखेंगे टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगी वायर में, है ना। और जैसे मैं फोर्स को हटाऊंगा तो ये वापस ऊपर आ गया। डेट मीन्स व्हाट कि जब तक मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रखा तो स्ट्रेचिंग होते जा रहा था, होते जा रहा था। जैसे ही फोर्स हटाऊंगा तो वापस आ गया। किसकी वजह से आ रहा वापस? ड्यू टू टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? दैट इज द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स किसकी वजह से? इस वायर के मटेरियल की वजह से। क्या है मटेरियल के अंदर? मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट किया, जिसकी वजह से ये वापस आ गया, यानी कि इतना एक्सटेंड किया और वापस ये ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि सर जब आपने फोर्स लगाया था, फोर्स लगाया इधर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? फोर्स भी इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ क्या? दैट मीन्स वी हैव डन सम वर्क, क्या है ना। फोर्स मैंने इधर लगाया, वायर का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ। क्या हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। दैट मीन्स आई हैव डन सम वर्क, ठीक है। वर्क किया है दैट मीन्स कोई भी जो वर्क करता हूं वो किस में स्टोर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है।
कौन सी एनर्जी है? अब ये मोशन तो रहेगा नहीं, अपनी जगह पर ही है, ज्यादा स्ट्रेचिंग है, तो इट्स सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया, ठीक है। और उसी जो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसी को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी माय फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, व्हेन बॉडी डिफॉर्म्ड इंटरनल फोर्सेस अपीयर, फिर करता है कि नहीं? करता है। एंड वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स, thus the potential energy of the body is increased and this is called elastic potential energy, ठीक है। चलिए, तो वो दो स्टेटमेंट खत्म हुए, उनकी कहानी खत्म हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे इस दुनिया में। चलिए, ना टारगेट क्या करना, क्या चाहते हैं करना? तो लेक्चर पूरा करना चाहते हैं, है ना। चलिए, टारगेट ये है टू डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जितना इंक्रीज हुआ उसका हमें डेरिवेशन करना है। डेट्स इट, यही अपना टारगेट है। वो डेरिवेशन होने के बाद 2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये रूपरेखा होगी आज के लेक्चर की, और हम बात करते हैं डेरिवेशन की, ठीक है। डेरिवेशन वैसे 2 या 3 लाइन का ही है, लेकिन उसे समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके कुछ स्टेट वो देख लेते हैं, अजम्पशन क्या क्या है ना। चलिए, अजम्पशन पहला, देखिए अजम्पशन वैसे रटने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ तो बहुत सिंपल अजम्पशन होते हैं, ठीक है ना। पहला, लेट सपोज वी आर हैविंग ए वायर ऑफ नेचुरल लेंथ एल, ठीक है। लेट सपोज वी आर हैविंग ए वायर ऑफ नेचुरल लेंथ एल, ओके, एंड whose cross sectional area is A, मान लिया, and whose one end is fixed by a ceiling, ठीक है, and the other end is free। फिर से बोल रहा हूँ, लिख लेना। लेट सपोज वी आर having a wire of length L, cross sectional area A, and whose one end is fixed by a ceiling, ठीक है, and other end is free, ठीक है। तो ये अपना assumption नंबर 1, ठीक है। चलिए, अब दूसरा assumption जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है? द फोर्स इज सो एडजस्टेड, इसका मतलब मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। फोर्स इज सो एडजस्टेड दैट द वायर इज ओनली स्लोली स्ट्रेच्ड, दैट द वायर is only slowly stretched, slowly and slowly, very slowly stretched, slowly stretched. This ensure that at any time, this ensures that at any time machine, ऐसी तो कोई मशीन है नहीं, ड्यूरिंग द एक्सटेंशन फोर्स। चलिए, ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। This ensure that at any time during the extension, the external force equals the tension in wire, equals the tension in wire। ये लिखिए, फिर इसके ऊपर ही सारी घटना होगी, क्योंकि यही एक अजम्पशन है जिसकी वजह से इसमें डेरिवेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। यस, ट्विस्ट आएगा, दौड़ दौड़ के आएगा। लिख चुके? ओके, लिखते हो कि भी नहीं, या फिर मैं ही लिखते हुए बैठ जाता हूँ केवल? चलिए, चर्चा करते हैं इसकी, क्या घटना है इसकी। तो पहला मैंने वही कंडीशन ले लिया कि एक वायर अपने पास, फिर से बना दे रहा हूँ, छोटा बनाया क्योंकि जरूरत पड़ेगी स्पेस की हमें, है ना। नेचुरल लेंथ इसका L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना। चलिए, नेचुरल लेंथ L, ठीक है। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने डैश डैश लाइन दिखाया है, ठीक है, ओके। ये एक वायर और दिखा दिया, सेम ही नेचुरल लेंथ L, एक और दिखा दिया। अब देखो, ये है नेचुरल लेंथ L का वायर, ठीक है, ये L लेंथ का वायर।
अब मुझे क्या करना है, ये फिक्स है ऊपर वाला, ठीक है। मुझे इसे एक फोर्स F लगाना है और इतना स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा स्ट्रेच करूंगा, दैट इज द स्मॉल एल, ठीक है। तो इसे खींच करके मुझे टोटल एक्सटेंड करवाना है कितना, स्मॉल एल, इतना मुझे एक्सटेंड करवाना है, ये मेरा टारगेट है। और नेचुरल लेंथ अभी भी कितना है, एल है, ठीक है। कब हुआ ये संभव, ये संभव तभी हो पाएगा जब मैं कोई फोर्स F लगाऊंगा, ठीक है। चलिए, इतना मुझे पता है कि फोर्स F लगाना है, और ये मेरा क्या है, डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ ये हुआ। यहां तक तो नेचुरल लेंथ ही है, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये था स्टूडेंट कि इसके क्या रोल है ना, अजम्पशन नंबर 2 की। होता ये है स्टूडेंट कि जैसे जैसे हम वायर को खींचना चाहेंगे तो क्या होगा, टेंशन फोर्स जनरेट होगी, सही है। जैसे जैसे मैं खींचना स्टार्ट करूंगा, मान लो मैंने F अमाउंट का फोर्स लगाया, F अमाउंट का फोर्स लगाने से ये नेचुरल लेंथ L था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आया, लेट से X आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, L तक खींचना है, पहले मैंने इतना ही एक्सटेंड करवाया, ठीक है, लेकिन मुझे अब और खींचना है। तो अब ये बताओ, क्या मुझे फोर्स F ही लगाना पड़ेगा फिर से, या ज्यादा लगाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए आसान है, ये नेचुरल लेंथ L था, ठीक है, फोर्स लगाया, यहां तक पहुंचा दिया, यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है, F लगाया। अब मैं कह रहा हूं थोड़ा और नीचे खींचना, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये मुझे पता है, प्रैक्टिकली भी पता है, लेकिन सवाल कुछ और चाहता है, क्या कि जैसे ही हम वायर को खींचेंगे तो टेंशन फोर्स जनरेट होगी, हाँ, टेंशन फोर्स जनरेट होगी, ठीक है। मैंने कहा था इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स होगा जब तक स्ट्रेस की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो फोर्स है वो हमेशा ही इक्वल होना चाहिए किसके, टेंशन फोर्स के, ठीक है। तो इसलिए अजम्पशन नंबर 2 क्या लिखा है कि द फोर्स F, फोर्स हम जो लगा रहे हैं, इज सो एडजस्टेड दैट द वायर इज ओनली स्लोली स्ट्रेच्ड, यानी कि आपको क्या करना, बहुत धीरे धीरे उसे खींच के ले जाना है, यानी कि डायरेक्ट आप इतना नहीं खींच सकते माय फ्रेंड, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, बहुत धीमा धीमा खींचना पड़ेगा। तो इसे मैंने पहले इतना सा ही खींचा, ये लो x, कितना खींचा, x अमाउंट से ही खींचा, ठीक है। और नेचुरल लेंथ अभी भी कितनी है, l ही है, नेचुरल लेंथ अभी भी कितनी है, l ही है। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि अजम्पशन क्या है, you have to stretch slowly which ensure that at any time during the extension the external force equal the tension in wire। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो इट विल ब्रेक, ठीक है ना, क्योंकि एक वायर में, एक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स सेम ही रहती है, अगर वो अलग हो गई तो क्या हो गया, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, फिर कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने पहला इतना ही स्ट्रेच किया, ठीक है। तो ये सेकंड केस अपना, ये थर्ड केस, और ये फर्स्ट, ठीक है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो। इसमें पता नहीं, हमें फाइंड करना है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, दैट वी नो, क्यों, क्योंकि हमने फोर्स लगाया, ठीक है। चलिए, तो फोर्स मैंने लगाया है F अमाउंट का विच इज अननोन टू मी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे खींचेंगे तो फोर्स जो है वो क्या है, अलोंग द वायर है, तो वायर के लिए यंग्स मॉडुलस डिफाइन होता है, करेक्ट, हाँ सही है। तो इसमें फॉर सेकंड स्टेज, ठीक है, सेकंड स्टेज, strain is equal to what, strain is equal to change in length upon original length। तो क्या आ जाएगा, x अपॉन एल, सही है। स्ट्रेस क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हमने कितना माना है, ए ही माना है। F क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि टेंशन फोर्स इसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, अब यंग्स मॉडुलस कम्स आउट टू बी F अपॉन ए एक्स बाई एल। ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। एफ एल ए एक्स, सही लिखा मैंने, सही लिखा। अब मैं इधर वाला मिटाऊंगा, चलिए, फोर्स का वैल्यू मैं फाइंड करूंगा क्योंकि ये तो अननोन था, ठीक है। तो F कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स वाई ए एक्स अपॉन एल, ठीक है, इतना लिखो, लिखा। चलिए, मतलब सेकंड स्टेज से मुझे ये पता चल गया
कि थोड़ा सा खींचना, यानी इतना सा खींचने के लिए मुझे ये फोर्स लगाना पड़ेगा ए वाई एक्स अपॉन एल, करेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं कि ये फोर्स एफ था और ये फोर्स एफ कितना है, ए वाई एक्स अपॉन एल। लेकिन मुझे खींचना कितना है, स्मॉल एल खींचना है। हर बार मुझे धीरे धीरे ही खींचना है, धीमे 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 धीमे। ठीक है, तो कितना धीमे, इतना धीमे कि उसे पता ही ना चले कि उसे खींच के बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा ही करना है तो ऐसा करते हैं, हम इससे छोटा सा एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, छोटा सा एक्सटेंशन दिया कि डेल्टा एक्स, यानी कि मैंने डी एक्स अमाउंट से उसे थोड़ा सा और खींचा। कितने अमाउंट से, डी एक्स अमाउंट से। फोर्स कितना लग रहा था, एफ, क्योंकि मुझे क्या करना है, टेंशन के इक्वल रखना है, इसलिए मैं बहुत धीरे 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 खींच रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो, ये फोर्स लगा करके मैंने dx का डिस्प्लेसमेंट करवाया, फोर्स भी नीचे लग रहा है, dx अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। बहुत ही आसान है, फोर्स भी नीचे लगाया और dx डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ। सो वर्क डन ऑन वायर फॉर dx लेंथ। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी स्मॉल होगा। ठीक है, एफ डी एस। यहाँ एक सवाल पूछ लेते हैं। चलिए, क्या ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? यस इट इज वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक्स के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो एक्स को हमें धीरे धीरे चेंज करना था, यहाँ कंसेप्ट ये था। इसकी वजह से, एक्स की वजह से अब फोर्स भी क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, और फोर्स जब धीरे धीरे चेंज होगा तो टेंशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा खुद को और इक्वलिटी मेंटेन करेगा। ये था कंसेप्ट। ठीक है, तो ये वेरिएबल फोर्स है जो वर्क और एनर्जी में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी विल इंटीग्रेट टू फाइंड आउट द कंप्लीट वर्क डन। ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डब्ल्यू। नीट वाले स्टूडेंट तो मजा कर रहे होंगे कि डी डब्ल्यू आ गया है ना। चलिए, एफ का वैल्यू कितना, एफ का वैल्यू ये रहा, ए बाई एक्स अपॉन एल। एक्स कहां से कहां, एक्स यहां से स्टार्ट करना है और एल तक जाना है मुझे, है ना। तो जीरो से एक्सटेंशन होगा, एल तक जाना है। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, जीरो से एल एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो, मिटा दे रहा हूं इधर। चलिए, सो वर्क डन इज इक्वल टू ए वाई एल, जीरो से एल डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 2। बताना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, प्लस से लगाएं कि नहीं, नहीं लगाएंगे क्योंकि लिमिट लग रखी है, इट्स अ डेफाइनाइट इंटीग्रेशन। 2 बाहर लगा दिया, एक्स स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 2 एल एल स्क्वायर। ठीक है, और जो वर्क डन करते हैं वही तो क्या हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए नाउ वी विल यूज ए सिंबल यू। ठीक है, 1/2 ए वाई कैपिटल एल एल स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका एक दूसरा नाम भी है स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि खींचने की वजह से ये एनर्जी आई है, दैट्स व्हाई इट्स ए स्ट्रेन एनर्जी। छाप लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। बस डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब कुछ इसके छोटी छोटी घटनाएं इसके बारे में जानते हैं। कि पहला फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट, u इज इक्वल टू 1/2 ए वाई कैपिटल एल एल स्क्वायर। ठीक है ना, नाम याद रखना, इसको सिंपली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो वर्ड यूज लेना चाहो। ठीक है, चलिए अब 2-3 इसके अलग अलग फॉर्म है फॉर्मूला के, बस इतना ही है ना। चलिए, u इज इक्वल टू हाफ ए वाई कैपिटल एल स्मॉल एल स्क्वायर, ऐसा ही है ना। अच्छा सर ऐसा ही है, चलिए इसे ऐसा लिख दें, ए वाई कैपिटल एल स्मॉल एल इंटू एल, कोई दिक्कत
नहीं, इसमें क्या दिक्कत होगी सर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है और ये क्या है देखते हैं। ये जो वायर था इसको नेचुरल लेंथ कितना दिया था? एल। कितना स्ट्रेचिंग किया था? स्मॉल एल। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था? ए था। यंग्स मॉडुलस क्या था? वाई था क्या? हाँ सर। चलिए, तो यंग्स मॉडुलस को क्या लिखेंगे? यंग्स मॉडुलस को लिखेंगे स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ। यही है क्या? हाँ यही है। तो देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ए स्मॉल एल कैपिटल एल। ठीक है, तो y a स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू एफ। यही आएगा क्या? हाँ यही आएगा। वो इसलिए बताया है क्योंकि इसको एक नाम दिया जाता है मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स विच वी विल अप्लाई। यही तो, क्या इतना ही खींचना है? मैक्सिमम कितना खींचना है? स्मॉल एल। इसलिए इसको नाम क्या दिया है? मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स। यानी कि ये क्या लिखा जा सकता है? मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स लिखा जा सकता है। लिख लेना ये। तो इसका नाम दिया हमने 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स। ये क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वायर नहीं है, एक्सटेंशन लेंथ का है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास, U इज इक्वल टू, U मतलब क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन। लिखिए इतना। चलिए स्टार्ट करें। अगला, इसमें एक और फॉर्म पढ़ना अभी, है ना? चलिए, सो तीसरा तीसरा देखिए, पहले से वापस आइए। पहला वाला ये सर, ये फॉर्मूले तो परेशान कर देंगे। फॉर्मूले परेशान नहीं करेंगे भाई, है ना? क्या करते हैं, मैंने क्या किया कि स्मॉल एल को अंदर लिखा और स्मॉल एल को बाहर भी रखा। ये तो कर दी। चलिए, अब एक और घटना कर दी मैंने। क्या कि कैपिटल एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। कैपिटल एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने किया है। ये क्या बन गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया अपना स्ट्रेन। हाँ सर। चलिए, तो अब 1/2 एज इट इज वाई स्मॉल एल कैपिटल एल, ये लिखा। एरिया नहीं लिखा मैंने। ओके, स्ट्रेन एरिया नहीं लिखा मैंने, इसको एरिया इसके साथ रखा। एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब ये क्या कहानी है ये भी देख लेते हैं। देख, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अपने केस में स्ट्रेन क्या है? मैक्सिमम लेंथ चेंज कितना हुआ? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल ओरिजिनल था। इसको इधर भेज। y स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस। y स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, y स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रेस लिख दें? हाँ, स्ट्रेस लिख दीजिए सर, मजा आ गया, है ना? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यू तीसरा फॉर्मूला आ गया अपने पास। इसमें से कुछ लिखना, देखिए तीसरा फॉर्मूला वहां लिख रहा हूं। चलिए, तीसरा U इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस, ये स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम।
ये हो गया अपना वॉल्यूम हो गया। इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो उसका एक और फॉर्म में लिखा जाता है कि इसको लिखो स्टूडेंट्स स्ट्रेन एनर्जी। यू को मैंने लिखा स्ट्रेन एनर्जी। वॉल्यूम जो था इसको इधर भेजा, ये जो वॉल्यूम है इसको इधर भेजा, क्या बचेगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए दो फॉर्म और बच गई है। इतने कितने फॉर्म है सर, इतना तो कोई लंबा डेरिवेशन नहीं था जितना तो इसके अलग अलग फॉर्म है तो है, क्या कर सकते हैं। चलिए U इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही लेते हैं, स्ट्रेन एनर्जी SE लिखा हूं शॉर्ट में, अपॉन वॉल्यूम को V लिखा हूं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर सकता हूं, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दें। हाँ ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस कैन बी रिटन एज y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, स्ट्रेस की कहानी खत्म कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/2, स्ट्रेस की जगह क्या रखना है y इंटू स्ट्रेन और मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर। ये लीजिए, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन को भी हटा सकते हैं। तो स्ट्रेन को हटाएंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो अपना एक दूसरा फॉर्म हो जाएगा 6 नंबर वाला, ये 5, ये 5th नंबर है फॉर्म। ठीक है, कंप्लीट हुआ ऐसे के साथ डेरिवेशन। नाउ विल कंसीडर टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, चलिए तो 5th वाला भी यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छा स्ट्रेन को भी रिप्लेस करवा दे, क्या स्ट्रेन को भी रिप्लेस करना सिखाए देते हैं, अब इतना कर दिया तो ये भी कर देते हैं। फ्रॉम हियर स्ट्रेन को रिप्लेस करो, स्ट्रेन कम्स आउट टू बी स्ट्रेस अपॉन y। ठीक है, तो स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन y लिखेंगे, लिख दीजिए, लिखा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेन की जगह क्या लिखोगे स्ट्रेस अपॉन y। ये लीजिए स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर डबल स्ट्रेस अपॉन 2y, तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। यहाँ सिंगल स्ट्रेन नहीं संभल रहा और ये आपके पास डबल स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1, calculate the work done if a wire is loaded by, calculate the work done if a wire is loaded by mg weight and the increase in length is small l। तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वर्क डन, है ना, इफ ए वायर इज लोडेड बाय mg weight and the increase in length is l। तो ये था कि एक वायर है, ठीक है, जिसका नेचुरल लेंथ मान लो कुछ नहीं दिया तो l है, इसके ऊपर उसने mg फोर्स लगा दिया, यानी कि नीचे फोर्स क्या लग रहा है mg फोर्स लगाया। ठीक है, ओके, ये लोड किया गया है ना। चलिए एंड द इंक्रीज इन लेंथ l, इसकी वजह से लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ स्मॉल l। चलिए तो डेल्टा l कितना हो गया स्मॉल। तो उसका कहना है फाइंड आउट द वर्क डन। वर्क डन हमें फाइंड करना है, वर्क डन दैट मीन्स स्ट्रेन एनर्जी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो यू हैव टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी और यू कैन से सिंपली यू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक,
तो देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला काम में आ सकता है? क्या एरिया दिया है? एरिया नहीं दिया, खेल खत्म। मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी कितना चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ दिया है स्मॉल एल। स्ट्रेचिंग फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम mg लग रहा है, यानी कि ये यूज कर सकते हैं। सो u इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, ये है mg और वो क्या है, वो तो एक्सटेंशन है सर। अरे वेरिएबल की फॉर्म में बताओ, इंटू mg इंटू एल, क्या आ जाएगा mgl/2। सो योर आंसर u इज इक्वल टू mgl/2। तो इस टॉपिक पर, किस टॉपिक पर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है जो कि नीट और सीईटी में कई बार पूछे गए, ठीक है। मेंस में कुछ हद तक अच्छे लेवल के ही पूछे गए, है ना, तो उसमें आपको करवाए जाएंगे क्वेश्चन उसके बेस्ट पर। तो नीट और सीईटी वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल फॉर्मूले बेस्ट ही आएंगे, ठीक है ना। मिटा दे रहा हूं। चलिए एक अंतिम सवाल। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए वायर, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए वायर, कमाल है, फोर्स अप्लाई हो गया। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए वायर of uniform cross sectional area, of uniform cross sectional area क्या है भाई इसका एरिया, 3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 4 मीटर। ओके, increase in length is, increase in length is 4 मिलीमीटर, 4 नहीं 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। देन एनर्जी स्टोर्ड इन इट, केवल यही पूछा है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन इट, बताओ भाई क्या है। और y जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर इज गिवन एज 2 इंटू 10 की पावर 11 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है मतलब कौन है, स्टील वाला वायर है ना, बस यही दिया। क्या पूछा है, केवल एनर्जी पूछा है ना। तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहले कौन कौन सा डाटा गिवन है वो देख लेते हैं ना। आइए, एरिया गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -6, लेंथ कितना है, यानी कि नेचुरल लेंथ की बात हो रही है 4 मीटर, और डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ कितना है 1 मिलीमीटर, ये रहा चेंज इन लेंथ यानी कि इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। देन एनर्जी स्टोर्ड, तो यू हैव टू फाइंड यू एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा फॉर्मूला सर्च कर लो भाई जिसमें ये सारे डाटा काम में आ जाए। पहला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। 1/2 a एरिया दिया है, y यंग्स मॉडुलस दिया है, कैपिटल एल नेचुरल लेंथ भी दिया है, स्मॉल एल सब कुछ दिया, मतलब पहला ही काम में आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। चलिए तो डू इट फास्ट। कितना सिंपल था स्टूडेंट, कल अगर आपको डिफरेंट फॉर्म याद है तो इस टॉपिक पर बेस्ट कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं है। हाफ ए वाई अपॉन कैपिटल एल स्मॉल एल स्क्वायर, सोल्व कर लो इससे। फॉर्मूला सही लिखा है ना, देख लेना, मैंने गलत लिख दिया हो तो चेक कर ले। एरिया क्या है, ए फॉर एरिया 3 इंटू 10 की पावर -6, वाई क्या है, वाई 2 इंटू 10 की पावर 11 है, ओके। कैपिटल एल 4 है, स्मॉल एल 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। अब खेल खत्म हो गया, ओके। 3 इंटू 2 6, अरे 6 2 2 जा 4 हो गया, और 11 - 6 5 हो गया, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -6 हो गया, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये तो एक साल हो गया पढ़ाता, आना ही चाहिए। 5 - 6 कितना हो गया, 10 की पावर -1 अपॉन 2, और 10 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 10 अपॉन, अच्छा ऊपर में 3 भी है, ये लीजिए। तो ये आ गया 3/4 इंटू 10 की पावर -1,
या 3/40 लिख दो, है ना। इसे सॉल्व कर लेना, आगे चाहो तो पॉइंट में सॉल्व कर लेना, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इट कम्स आउट टू 0.075 समथिंग, ठीक है, जूल, ठीक है, एनर्जी जूल है। ओके, so with this we have completed today's lecture session on elastic potential energy। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो फिर से पढ़ लीजिए एक बार, मजा आया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि अगर आपको किसी भी चीज के लिए कोई डाउट हो तो, ठीक है। टाटा, बाय बाय।